नमस्कार। नए साल के पहले हेलो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली की जनता को आपका तोहफा। जी हां, आम आदमी पार्टी का तोहफा नए साल पर दिल्ली की जनता को गिफ्ट दिया है। 450 मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त। तो दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 450 जो मेडिकल टेस्ट है वो फ्री होंगे। अब फ्री में होगा किडनी, लीवर फंक्शन टेस्ट। सीएम केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका मसौदा भी तैयार कर दिया है। 238 जांचों को फ्री करने के लिए मांगी थी मंजूरी। दिल्ली वासियों को राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस तोहफे का ऐलान किया है। दिल्ली के अस्पतालों में 450 तरह के जो मेडिकल टेस्ट होंगे वो अब मुफ्त किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार 1 जनवरी यानी आज से दिल्ली के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 तरह के मेडिकल टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लोग पैसों के अभाव के चलते ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में 238 जांचों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि अभी तक जो राज्य सरकार थी वो 212 मेडिकल टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से गरीब जनता को इलाज कराने में काफी आसानी होगी। तो बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से दिया गया है दिल्ली वासियों को नए साल के मौके पर। और 450 मेडिकल टेस्ट जो है वो अब मुफ्त करवाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि जो जनता गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो इलाज नहीं करा पाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 450 मेडिकल टेस्ट जो है उसका जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार वहन करेगी और निःशुल्क मेडिकल टेस्ट होगा 450। नए साल की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल का आगाज हो गया, 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तो हर कोई चाहता है कि नए साल की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ करे। एक झलक पाने के लिए ये भीड़ लग गई। 2022 के अंतिम दिन भीड़ लगी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करने पहुंचे, जिससे मंदिर में सुबह तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि रविवार को भीड़ को देखते हुए सभी तरह के टिकट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मंदिर प्रशासन ने चारों ओर बैरिकेडिंग भी की है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने छत्ता द्वार से होते हुए गर्भगृह के उत्तरी द्वार पर जाकर दर्शन और पूजा अर्चना की। मुख्य कार्यपालक ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पूरे परिसर और मंदिर के चारों तरफ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और खोया पाया केंद्र बनाया गया है। पेयजल के लिए जगह जगह प्याऊ लगाकर उसका इंतजाम किया गया है। तो काशी विश्वनाथ में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए वहां पर इंतजार करता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित ना हो, इसके लिए भी वहां पे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाबा के आशीर्वाद के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पे जमा हुए। शाम से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं वहां पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। नए साल का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आज से सबसे ज्यादा अहम है। आज से एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 जनवरी 2023 से यानी कि आज से एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो जरूरी रहेगा। एयरपोर्ट पर होगा विदेशी यात्रियों का कोरोना टेस्ट। 5 देशों के यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। हम आपको बता दें, जिसमें चीन से जो लोग आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, इन यात्रियों का टेस्ट होगा आरटी-पीसीआर। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड के भी यात्री इसमें शामिल हैं। एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना के साए में नया साल दस्तक दे रहा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी कोरोना को देश में फैलने से रोकना और खुलकर नए साल का स्वागत करना है। इसलिए सरकार ने एयरपोर्ट पर आज से आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को आज से आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। वही यात्रा से पहले भारत आने वाले यात्रियों को अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। भारत सरकार का एक पोर्टल है एयर सुविधा, उसमें अपनी रिपोर्ट जो है उनको अपलोड करनी होगी।
बता दें कि पिछले दिनों विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही थी। बुधवार तक एयरपोर्ट पर 6000 लोगों की रैंडम सैंपलिंग कराई गई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज से क्या नई गाइडलाइंस जो हैं वो लागू हो गई हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वो दुनिया के 20 दिनों में जो कोरोना ब्लास्ट हुआ है उसको देखकर सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। 20 दिनों में कोरोना के 25 करोड़ लोग जो है वो संक्रमित हो गए। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर कितनी तेजी से बढ़ा है। दिसंबर के पहले 20 दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा। शुरुआती 20 दिन थे, बहुत तेजी से बढ़ा। चीन में पिछले साल के मुकाबले संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 80 करोड़ लोग हो सकते हैं कोरोना संक्रमित, ये WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है। 20 दिसंबर को कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.7 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में 20 दिनों में कोरोना का एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लास्ट हुआ है। 20 दिन में कोरोना से 25 करोड़ लोग जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। दिसंबर के पहले 20 दिनों में ये ज्यादा संख्या थी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे कि आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 देश जो हैं वहां से आने वाले यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट्स पर कंपलसरी जो है आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। भारत जैसे ही पहुंचेंगे, किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट उनका किया जाएगा और उनको जो अपनी रिपोर्ट है वो अपलोड करनी होगी एयर सुविधा पोर्टल पर। अब अगली जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी से बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। तो केंद्र सरकार कर सकती है जीए बढ़ाने का ऐलान। करीब 4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का जीए। पेंशनर्स को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार रहेगा। इस महंगाई के जो हालात चल रहे हैं, आज से साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार नए साल ने केंद्र कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के साथ दस्तक दी है। नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, जिसका जो फायदा है केंद्र सरकार के 65 लाख कर्मचारियों को होने वाला है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जो आज से लागू हो जाएगा। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से साफ है कि 1 जनवरी से कर्मचारियों के डीए में करीब 4% का इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने पिछली बार जुलाई 2022 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% पहुंच गया था। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी 18 महीने के रोके गए महंगाई राहत एरियर को मंजूर किए जाने का इंतजार है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे जो यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी में 75 जिले 75 दिन सफाई अभियान शुरू हो गया है। यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 75 जिले 75 दिन सफाई अभियान शुरू। 75 जिलों में 75 दिन तक चलेगा यह सफाई अभियान। सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा इकट्ठा करने पर जोर, कूड़ा निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। 11-12 फरवरी को होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यूपी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है, जो नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 से धरातल पर उतर रही है। यूपी सरकार ने इस अभियान का नाम 75 जिले 75 दिन रखा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में 75 दिन सफाई अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत पहले से ही राज्य में सफाई अभियान चल रहा है। 1 जनवरी यानी आज से 75 जिले 75 दिन के नाम से विशेष सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने G20 की बैठकों के मद्देनजर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल 11 से 12 फरवरी तक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 21 देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचेंगे। वहीं समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो 75 जिलों में 75 दिन तक चलेगा सफाई अभियान। सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा इकट्ठा करने पर जोर रहेगा। कूड़ा निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। यूपी में 75 दिनों तक ये सफाई अभियान चलेगा। 11-12 फरवरी को होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसकी तैयारियां जोरों पर है। यूपी में 75 जिले 75 दिन सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है और यह अभियान आज से शुरू हो गया है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से।
एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि यूपी से ही आ रही है। यूपी के बाराबंकी में शोरूम में आग का तांडव देखने को मिला। यूपी के बाराबंकी में शोरूम में आग का तांडव देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट के चलते शोरूम में भीषण आग लग गई और आग को काबू करने में दमकल विभाग के भी पसीने छूट गए। बीती रात करीब 9 बजे शोरूम में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के बाराबंकी की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कपड़े की दुकान में रात करीब 9 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया जा रहा है उसके बाद की शॉर्ट सर्किट शायद वहां पे हुआ होगा। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दरअसल घंटा घर के पास सराय गली में स्थित शोरूम और गोदाम है। इस शोरूम में देर शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जब तक अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा तब तक दुकान से भीषण आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग पूरी तरह बेकाबू हो गई। अग्निशमन दल की 3 गाड़ियों से आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। तो शोरूम में आग लग गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद से यह खबर आ रही है। गाजियाबाद जिला प्रशासन का सख्त निर्देश सामने आया है। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। जी हां, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पालतू कुत्तों ने सोसाइटी के लोगों को काटा है और बहुत ज्यादा उनको जख्मी भी किया है, घायल भी किया है। तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा पेट्स का। शिकारी कुत्ते पिटबुल, रॉटविलर और अर्जेंटीन बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इतला करानी होगी, जांच बताना होगा कि आपके पास कौन सी ब्रीड का कुत्ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले करानी होगी नसबंदी और 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख थी। तो गाजियाबाद जिला प्रशासन ने खतरनाक नस्ल के विदेशी कुत्तों को लेकर जो रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए थे उसकी मियाद अब खत्म हो गई है। 1 जनवरी से गाजियाबाद में विदेशी नस्ल के शिकारी कुत्तों पिटबुल, रॉटविलर और अर्जेंटीनो कुत्तों को कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के रखता है तो उसे कुत्ता मालिकों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। इन कुत्ता मालिकों को रजिस्ट्रेशन से पहले इनकी नसबंदी भी करानी होगी। बता दें कि गाजियाबाद में पिछले दिनों खूंखार कुत्तों को पालने को लेकर नई गाइडलाइंस आई थी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प दिवस बनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया संकल्प दिवस का आह्वान। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संकल्प दिवस का आह्वान किया। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प दिवस इसी साल 2023 में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस 1 जनवरी से मनाने जा रही है संकल्प दिवस। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया जाएगा। जिले में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया जाएगा। जिले में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो कांग्रेस आज से संकल्प दिवस मनाने जा रही है। तो नए जोश के साथ उतर गई है नए साल का। जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो 1 जनवरी यानी कि आज की तारीख को अपना संकल्प दिवस मना रही है और उनका इरादा यही है कि कमलनाथ को एक बार फिर से सीएम बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की मां की आत्मा की शांति के लिए गुजरात के वडनगर में प्रार्थना सभा रखी गई। ये प्रार्थना सभा आज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखी जाएगी। हीराबा का शुक्रवार को अहमदाबाद में निधन हो गया था। हीराबेन का अंतिम संस्कार प्रधानमंत्री मोदी, उनके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में हो। गांधीनगर के एक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तो आज शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को हीराबेन का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन हो गया था। सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। वडनगर में यह प्रार्थना सभा रखी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि भाकपा के सभी कार्यकर्ता राज्यपाल आर.एन. रवि के घर का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार से आर.एन. रवि को राज्यपाल के पद से हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके आक्रामक कार्यों ने पद के लिए उनकी अयोग्यता की पुष्टि की है।
रैली का नेतृत्व भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और पार्टी के तमिलनाडु राज्य सचिव मुथरासन ने किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रैली में पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। रैली में पूरे तमिलनाडु से पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाकपा ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वो हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रणेता हैं और राज्यपाल के पद पर बने रहने के लायक नहीं है। कर्नाटक दौरे के आखिरी दिन शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि जब तक हमारे जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं, तब तक कोई देश की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। वहीं आईटीबीपी के जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, वे मुश्किल परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनके लिए हिमवीर की उपाधि पद्मश्री और पद्म विभूषण से बड़ी है। आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में काम करती है। भारत के लोग आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर कहकर बुलाते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मैं भारत चीन सीमा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं और कभी चिंता नहीं करता। तो हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।